हेलो एवरीवन, कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। आज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम भारतीय इतिहास में ऐसे प्राचीन राजवंश के विषय में जानेंगे जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। नहीं जानते कि यह राजवंश जो विदेश से भारत आया था, उसका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप बहुत कुछ जानेंगे इस राजवंश के बारे में जिसका नाम इंडो ग्रीक राजवंश है। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडो ग्रीक राजवंश। और यह राजवंश मूलतः बैक्टीरिया से संबंधित था, लेकिन इन लोगों ने भारत में आकर शासन किया और इसकी दो शाखाएं, इंडो ग्रीक की दो शाखाएं भारत में शासन करती थी। और इस वंश का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय इतिहास में। इन सब तथ्यों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग जाने इंडो ग्रीक वंश, जिसे हम लोग हिंद यूनानी वंश भी कहते हैं। और खासकर भारत में मौर्य सत्ता के पतन के बाद इस वंश का, इस राजवंश का आगमन भारत में हुआ। हालांकि जिस फेज को भारतीय इतिहास में पोस्ट मौर्य फेज कहते हैं या मौर्योत्तर काल कहते हैं, इस कालखंड में कई विदेशी राजवंशों का भारत में आगमन हुआ। जैसे इंडो ग्रीक है, कुषाण राजवंश है, पार्थियन है, सर्ग है। ये लोग जो थे बाहर से भारत आए थे, ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे। और ये इंडो ग्रीक वंश जो है, ये लोग भी मूलतः बैक्टीरिया के रहने वाले थे, जिन्हें यवन भी कहा गया है ना। और मान्यता के अनुसार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो इंडो ग्रीक शासक था, उसका नाम डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस है ना। और लगभग 180 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग के समय डेमेट्रियस का आक्रमण भारत में हुआ। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसे बुरी तरह से परास्त किया था, जिसकी सूचना हमें पातंजलि द्वारा रचित महाभाष्य और कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र और गार्गी संहिता में मिलता है। इस बात की सूचना ये जो डेमेट्रियस था, ये सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, उसे अपना आदर्श मानता था और इसने अजेय की उपाधि ली। इसका सेनापति जो था बहुत ही वीर व्यक्ति था, जिनका नाम था मिनांडर। इसका नाम था मिनांडर, है ना। मिनांडर जो था, इसका सेनापति ही नहीं बल्कि डेमेट्रियस की बेटी एगाथोल्किया से इसने विवाह भी किया था। डेमेट्रियस ने अपने पिता की याद में यूथिमेडिया नामक नगर का निर्माण करवाया और अपनी पत्नी की याद में सौवीर नामक नगर का निर्माण करवाई। जो सौवीर है, ये सिंध क्षेत्र में था। एक नए नगर का निर्माण इसने करवाया। आगे चलकर इसके मातृदेश बैक्टीरिया में, जो इसका मदरलैंड था, बैक्टीरिया में विद्रोह हो गया और डेमेट्रियस यहां से वापस आ गया और उसके जगह मिनांडर शासक बना, है ना। तो मिनांडर जो था वो इंडो ग्रीक राजवंश का, खासकर डेमेट्रियस राजवंश का शाखा का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिनांडर। इसने कई क्षेत्रों को जीता, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पंजाब, गांधार का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत, ये सब क्षेत्र पर मिनांडर का अधिकार हो गया।
और ऐसा बौद्ध ग्रंथों से सूचना मिलती है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके गुरु थे नागसेन। इसके गुरु जो थे वो नागसेन। मीनांडर का एक और नाम मिलिंद भी मिलता है, मिलिंद, है ना। और मिलिंद या मीनांडर का अपने गुरु नागसेन के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ था, है ना, प्रश्नोत्तर शैली में, है ना, मीनांडर प्रश्न पूछता है और उसके गुरु नागसेन उसका उत्तर देते हैं। इसका वर्णन जो है वो मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा में लिखा गया है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मीनांडर और उसके गुरु नागसेन के बीच जो डिस्कशन हुआ है, कन्वर्सेशन हुआ है, उसका वर्णन मिलता है। और मीनांडर के जो सिक्के मिले हैं उस पर ऊंट, हाथी, खजूर और धर्म चक्र का भी चित्र मिलता है। इसके बाद अपोलोडोटस शासक बना। इसके बाद एगोथोक्ली शासक बना। ये सब उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं है, लेकिन एगोथोक्ली जो है ना, पहली बार अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित करवाया था। लेकिन जो अंतिम शासक था इस डेमेट्रियस शाखा का, है ना, अंतिम शासक था स्ट्रैटो। अंतिम शासक का नाम था स्ट्रैटो, जो कि बहुत ही नाबालिग आप कह सकते हैं, अल्पवयस्क था। और उसके संरक्षिका के रूप में उसकी मां एगाथोर्किया ने शासन किया था, है ना। यह जो शाखा है, डेमेट्रियस शाखा जो है, इसकी राजधानी जो थी वो साकल थी। साकल की पहचान आधुनिक सियालकोट से की गई है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सियालकोट, साकल की पहचान आधुनिक सियालकोट से की गई है। आगे चलकर शकों ने इंडो ग्रीक की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंका। ये तो हुआ इसके एक शाखा, डेमेट्रियस शाखा का। हाँ, इसकी दूसरी शाखा ने भी भारत पर शासन किया, जिसको हम लोग यूक्रेटाइड्स शाखा कहते हैं। यूक्रेटाइड्स शाखा ने डेमेट्रियस के साथ ही लोगों ने भी भारत में प्रवेश किया, भारतीय क्षेत्रों को जीता और इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। लगभग 125 ईसा पूर्व में एंटियालकीडास इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। कहां भेजा था? विदिशा, देशनगर। और हेलियोडोरस जो था ना, वो वैष्णव धर्म का महान अनुयायी था, भागवत धर्म का महान अनुयायी था। और इसी हेलियोडोरस ने विदिशा में, देशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी, जो वैष्णव धर्म से संबंधित भारत में पाया गया पहला अभिलेख है। क्लियर है कि ये है यूक्रेटाइड्स शाखा। मैंने कहा कि इंडो ग्रीक राजवंश का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला पहला राजवंश जो था वो इंडो ग्रीक राजवंश था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह भारत का पहला राजवंश है जिसकी वंशावली सिक्कों से ज्ञात होती है, जिसकी वंशावली सिक्कों से ज्ञात होती है। और सिक्कों से यह पता लगता है कि भारत पर कुल 30 इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया। इंडो ग्रीक शासक जो थे, या इस समय का इसका जो साम्राज्य था, उत्कृष्ट प्रकार के सिक्कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, है ना। इनके सिक्के पर यूनानी भाषा, प्राकृत भाषा, साथ में ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी,
खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये दोनों लिपि का प्रमाण मिलता है। और भाषा में जो द्विभाषी सिक्के हैं, ये सबसे पहले इंडो ग्रीक के सिक्कों से प्राप्त हुआ, क्योंकि प्राकृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है सिक्कों पर और यूनानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है सिक्कों पर। जो इंडो ग्रीक के सिक्के जो होते थे ना, उसको द्रख्म कहते थे। इंडो ग्रीक के सिक्कों को द्रख्म कहा जाता था। मेरी दर्क पदाधिकारी की चर्चा ही, मेरी दर्क जो है, मेरी दर्क एक पदाधिकारी है जो सेना से संबंधित था, सेना से, सैन्य पदाधिकारी था, आर्मी ऑफिसर। मेरी दर्क, इसकी चर्चा मिलती है। और भारत में फलित ज्योतिष, फलित ज्योतिष इंडो ग्रीक की ही देन है ना। भारत में जो ज्योतिष शास्त्र, हालांकि भारत में 6 वेदांग में ज्योतिष भी एक इम्पॉर्टेंट वेदांग था, और लगद मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष पहली पुस्तक है। लेकिन अगर फलित ज्योतिष की बात करें तो इसमें इंडो ग्रीक का बहुत बड़ा योगदान था फलित ज्योतिष में। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता जो है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। और इसमें लिखा हुआ है कि इंडो ग्रीक जो थे वो देवता तुल्य थे, उन्हें देवता के समान माना गया है ना। उसके अलावे चिकित्सा जगत में भी इस वंश का बहुत बड़ा योगदान है ना। यवनों का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर यूनानी चिकित्सा पद्धति का विकास भारत में इन्हीं का देन है। और बहुत महान चिकित्सक थे यूनानी चिकित्सक, जिनका नाम था हिप्पोक्रेटिस, है ना। तो भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में इनकी कला को हेलेनिस्टिक कला कहा गया। हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक कला। खासकर इसकी कला का प्रभाव हम गंधार कला में भी देखते हैं, जहां सौंदर्य, यथार्थ बोध, है ना, ये काफी नजर आता है। और खासकर हिंद जो भारत का, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण जो देखते हैं मूर्तियों में, इससे हेलेनिस्टिक कला कहा गया। यह भी इंडो ग्रीक शासन जो भारत में हुआ उसी का देन है। इस तरह भारतीय इतिहास में इंडो ग्रीक शासकों का, इंडो ग्रीक शासन का एक बहुत बड़ा महत्व है। चिकित्सा जगत में, ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष में, है ना। और खासकर भारत में जो स्वर्ण सिक्का जो राजाओं के द्वारा जारी किया गया, तो इंडो ग्रीक ही पहला राजवंश था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया। हालांकि इस राजवंश के बारे में बहुत अधिक साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता, ना ही इसकी वंशावली किसी साहित्य से मिलती है। लेकिन सिक्कों से, कॉइन से, है ना, सिक्कों से यह पता लगता है, सिक्कों के अध्ययन से, कि कुल 30 इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर शासन किया। तो ये है इंडो ग्रीक राजवंश का इतिहास, जो कि सामान्य अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है आयोग की। तो इस सेक्शन में आप मजबूत हो चुके हैं, और अब यहाँ से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग निस्संदेह इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और जाते जाते आप सबों से कहना चाहेंगे कि जो भी आप लोग कंपटीशन की दुनिया में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बस अपने वर्तमान को मजबूत कीजिए, सही कीजिए, क्योंकि आज जो आप करेंगे ना, उसका रिजल्ट आपके भविष्य का निर्माण करेगा, है ना। तो कभी थकना नहीं है, मेहनत करते रहना है, सही दिशा में मेहनत करना है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।